मौत का खेल और सिस्टम फेल। तो हमेशा चर्चाओं के बीच रहने वाला स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं? लोगों की जान बचाने वाला अस्पताल आज लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। बीते 9 जनवरी को महाराष्ट्र के भंडारा स्थित अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 10 मासूम, 10 नवजात मौत के मुंह में समा गए थे। आपको याद होगा, यह हादसा अपने आप में झंझोर के रख देने वाला था। आपको बता दें कि अस्पताल में आग का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई बार अस्पताल लापरवाही के चलते हादसों का शिकार हो चुके हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। और अस्पतालों की इन्हीं लापरवाहियों की पड़ताल के लिए न्यूज़ टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी, जमीन पर उतरी और अस्पताल में आग से बचाव की तैयारियों का रियलिटी चेक किया हमने। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। लेकिन इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पताल शुमार सफदरजंग से आग की खबर सामने आई। आपको बता दें कि जिस वक्त के न्यूज़ की टीम अस्पतालों में आग से बचाव की तैयारियों का जायजा ले रही थी, उस वक्त सफदरजंग अस्पताल की 4थी मंजिल से आग लगने की खबर सामने आई। दोपहर में लगी इस आग का कारण अस्पताल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। और इस भाग में किसी के भी हताहत होने की फिलहाल अभी तक आग में खबर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें, सफदरजंग अस्पताल पर आग का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 16 सितंबर को भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भीषण आग लग चुकी थी। बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सफदरजंग अस्पताल में आग लगी। महाराष्ट्र की खबर आपके सामने, सफदरजंग की तस्वीर आपके सामने। इससे पहले भी इसी अस्पताल में आग लग चुकी है। आम जिंदगी मौत के साए में है, कह सकते हैं इन अस्पतालों। और एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे हाईटेक बनाना चाहती है, वहीं सरकारी अस्पतालों के हाल कुछ ऐसे हैं जिसे कह पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ ना तो मेडिकल के मानक पूरे हैं, ना इन पर किसी का ध्यान जा रहा है, इससे सब बेखबर हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, इन अस्पतालों में आग लग जाए तो सोचिए कितना बड़ा हादसा होगा। साथ ही सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट अस्पतालों के हालात बहुत अच्छे नहीं है, वो तो खस्ता है। जहां सरकारी मुलाजिमों की सरपरस्ती पर बिना मानक के अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जबकि इनके पास बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र की घटना है। एक तरफ महाराष्ट्र की घटना है, दूसरी तरफ इन अस्पतालों की लापरवाही है। इसके बाद भी अभी तक यूपी में कान बंद हैं, जू तक नहीं रेंग रही। वहीं के न्यूज़ की टीम ने कानपुर के अस्पतालों में जाकर स्थितियों का जायजा लिया, तो जो हालात सामने आए हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं। की व्यवस्था कोई नहीं है। एक 25-30 लोगों में एक सिलेंडर रखा हुआ है पूरा हॉस्पिटल और मेरा तो ये कहना है सरकार से कि सरकार के माध्यम से यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम हो। अचानक कोई घटना घटती है तो तुरंत उसको तत्काल उसकी मदद हो। अभी मैंने वार्ड में देखा, वहाँ पे एक सिलेंडर के ऊपर बंद है। वहाँ कम से 25 से 30 बेड है। अब वहाँ पे अगर अचानक हो जाएगा तो उसको कैसे रोकेंगे? यहाँ तो अस्पताल की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। उनको हर कमरे में बेड में कम से कम 2, 4, 5 सिलेंडर तो वहाँ उपलब्ध होना ही चाहिए कि जैसे कोई ऐसी घटना होती है तो उसको रोक लिया। कहीं ना कहीं उर्सला अस्पताल इसमें नाकाम दिख रहा है फायर के मामले में। देखिए, सरकार तो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध करा रखी है। ये तो यहाँ उर्सला कर्मचारियों की जो स्टाफ है, इनके जो डायरेक्टर है, इस चीज़ को देखना चाहिए। आग वगैरह लगती है तो कोशिश ये रहती है कि वहाँ पर लोगों को हटा दिया जाए। हटाकर हम कोड रेड अलर्ट करते हैं।
उसके बाद में हमारे यहाँ एक सिलेंडर होते हैं फायर के लिए, उसका यूज होता है। उसके पिन होते हैं, वो खोल देते हैं और जितनी दूर पे आग लगी उसका स्प्रे कर देते हैं बस। और उसके बाद में फायर वालों को कॉल कर दिया जाता है, बुला लेते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग आपको किसने दी, किस तरह से बताया गया? मान लीजिए अचानक आग लगती है तो हड़बड़ाहट सी भी मचती है। हमारे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती है। तो वहीं इसके बाद के न्यूज की टीम प्रयागराज के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग से बचाव के इंतजाम का जायजा लेने पहुंची, जिसके बाद देखा गया कि प्रयागराज के तहसील मेजा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में अग्निशमन यंत्र मात्र एक शोपीस बन के रखे गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में मौजूद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अशोक पाल से बात हुई तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अगर कभी भी सोचिए हॉस्पिटल परिसर में इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर अग्निशमन यंत्र चलाने के लिए किसी को जानकारी तक नहीं है। और यही हाल नगर पंचायत सिरसा में भी देखने को मिला, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक कोई भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध ही नहीं किया गया। ये स्थिति रामनगर में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था देखी गई। उसकी टीम पहुंचे अग्निशमन की व्यवस्था देखने के लिए कि कल दुर्घटना होती है क्या सुविधा है। देखा गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए टका हुआ है। और HEO से बात किया गया अशोक पाल से, उनका कहना है कि अभी तक इसे चलाने वाला कोई नहीं आया है, प्रमोटर नहीं हुआ है। अब देखा जाता है कब प्रमोट किए जाते हैं। रामनगर सामुदायिक केंद्र में क्या इसे चलाने वाला कोई आएगा? मुद्दे की बात ये है कि इसे चलाने वाला कोई आएगा, कब चलेगा ये? अगर जरूरत पड़ जाती है तो ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, चलाएगा कौन? कैमरामैन विनय मिश्रा के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये तो बात उत्तर प्रदेश की हो गई। उत्तर प्रदेश के बाद के न्यूज की टीम ने जब मध्य प्रदेश का रुख किया, जहां हमारे संवाददाता राहुल बैरागी रतलाम जिले में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे, जब जावरा में सरकारी अस्पताल पोषक पुनर्वास केंद्र पर जाकर हाल देखा तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खुल गई। केंद्र के अंदर या बाहर कहीं पर भी अग्निशमन यंत्र नहीं थे। इमरजेंसी कक्ष के बाहर या पोषण पुनर्वास केंद्र पर भी अग्निशमन यंत्र नहीं लगे थे। हमारी टीम ने जावरा सिविल अस्पताल का हाल जाना तो वहां भी एक भी अग्निशमन यंत्र नजर नहीं आया। ऐसे ही अस्पताल के भंडारा जिले के जो नवजात शिशुओं की शनिवार को जलकर मौत हुई थी, उसके बाद हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। रतलाम जिले के जावरा अस्पताल जो शासकीय अस्पताल है, जहां पर पुनर्वास केंद्र पर हम पहुंचे हैं, जहां पर अग्निशमन यंत्र को लेकर हमने पूरी पड़ताल करी है। देखा है यहाँ पर कि ऐसी अगर घटित हो जाए रतलाम जिले के जावरा सरकारी अस्पताल पर तो क्या यहाँ पर नज़ारा रहेगा, क्या यहाँ की व्यवस्था है शासन प्रशासन की। यहाँ पर कोई भी अग्निशमन यंत्र यहाँ दिखने को नहीं देखा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आज बच्चे उपस्थित नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो जाए तो यहाँ पर अग्निशमन यंत्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो जिम्मेदार उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, उनका एक ही कहना है कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र तो लगाया गया था, लेकिन कहीं 2-3-4 महीने पहले लगाया गया था, उसके बाद में अभी तक यहाँ पर अग्निशमन यंत्र नहीं लगाया गया। ऐसा रतलाम जिले के जावरा पुनर्वास केंद्र का ये नज़ारा आपको हम बता दें, कैमरामैन से कहेंगे कि चारों ओर कैमरा घुमाकर बताए कि यहाँ पर कहीं भी अग्निशमन यंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा घटना घटित हो जाए, जो जिम्मेदार यहाँ पर इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कैमरामैन राघवेन के साथ राहुल बैरागी, जावरा, रतलाम। तो ये तमाम खबरें जब हम आपको दिखा रहे हैं तो आपके जहन में एक खबर तारी होनी चाहिए। वो है महाराष्ट्र में अस्पताल में जब आग लगी थी, जो मासूम बच्चों की मौत हुई थी, जिस तरह से बच्चों को बचाया गया था वहाँ पर, और जो बच्चे उस आग में जल गए थे। जब हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं तो वो खबर के बारे में भी आपको जहन में याद रखनी। चलिए सीधी लेके चलते हैं। सीधी के ज़िला अस्पताल में जब हमारे
टीम पहुंची जहां जिला अस्पताल बदहाली की मार झेल रहा है। अस्पताल में ना ही ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ना ही अग्निशमन यंत्र की सही रूप से व्यवस्था की गई है। जिले में एक दिवसीय दौरे पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधा। जिला अस्पताल की स्थिति को वेंटिलेटर में अस्पताल होने की बात तक कह डाली। सीधी जिले की वेंटिलेटर पर है, इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कहेंगे। ये पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार और जिला के जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो खेल खेल रहे हैं, सीएमएचओ का खेल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं जो सभी वार्डों में लगे हुए हैं और उनकी यही व्यवस्था है। और एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, बुद्धि सिंह उत्तराखंड से। जी, अपनी बात को रखें जल्दी से सर। बुद्धि सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र के भंडारा जिले के जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 10 से ज्यादा तादाद में नवजात बच्चों की मौत हुई, जिस पर हमारी मध्य प्रदेश की टीम हर जिले के अस्पतालों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची। कवरेज करी हमने, जिसमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरई में ज़मीनी हकीकत देखी, जिसमें इस अस्पताल में आग बुझाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि इस अस्पताल में बीते महीने डिलीवरी कक्ष में रात को आग भी लग गई थी। इस अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी और अधिकारी रेत डालकर आग बुझाने लगे। फिर भी आग बुझाने के लिए इस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। तो तस्वीर दर तस्वीर, रतलाम हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले जहाँ जहाँ हमारी टीम पहुँची, और इन सब के बीच राजधानी दिल्ली, तमाम जगहों पर एक ही जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे पास अग्निशामक यंत्र है, उनका उपयोग करके हमने अपने स्टाफ को भी ट्रेन कर रखा है कि कैसे उसको अप्लाई करना है। आपके जो है अस्पताल में जो है कौन कौन से पर्याप्त साधन नहीं है? एक्चुअली में देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। जैसे हमारे पास स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी होने के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो नर्सिंग स्टाफ की कमी है, दूसरा हमारे पास पैथोलॉजी, हमारे पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, जिसके कारण से जो प्रॉपर चेकअप होना चाहिए मरीज का वो नहीं हो पाता है। अपनी बात को रखिए, सूबा बोलेगा में हम चाहेंगे, क्योंकि अस्पतालों की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है और जो कुछ तस्वीर आप अपनी निगाहों से देखते हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में रखिए और वो आवाज़, वो अंदाज, वो लहजा सरकार तक पहुँचे। उमेश जैन मेरठ से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्ते सर जी। नमस्कार, बोलिए उमेश जी। मैं कहना चाह रहा था, जो हॉस्पिटलों में अग्निशमन यंत्र होते हैं, हाँ जी, मैं साहब ये कहना चाह रहा था, जो हॉस्पिटलों में अग्निशमन यंत्र होते हैं, या तो वो लगे ही नहीं होते हैं, और लगे होते हैं तो उनका रिन्यूअल भी नहीं कराया जाता है, जिससे आग बुझाने का कोई यंत्र ठीक प्रकार काम नहीं करता है, और हॉस्पिटल कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये आग लग जाती है और उसे जल्दी से बुझाया नहीं जाता है। इससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है और जन क्षति होती है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निशमन यंत्रों का अस्पताल में ना होना या मृत अवस्था में एक तरह से पाया जाना अग्निशमन का, ये भी एक निंदनीय है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल्स को बदनाम करने का एक्चुअल में जो ठेका है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने दे रखा है। हमारे जो देश के राजनेता हैं, उनको जरा सी भी तकलीफ, छींक भी आती है तो वो मैदानता में चले जाते हैं, सरकारी अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं देते। हम 4 भाई थे और हम चारों भाई सरकारी स्कूल में पढ़े और वेल रेपुटेटेड पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता या सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, सब कुछ संभव है।
पढ़ने वाले के अंदर अकल होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने इस जो मुद्दे को उठाया इसको आप बिल्कुल मूर्त रूप दें ताकि ये जो व्यवस्था है इसमें सुधार हो। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और इसी बीच हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, आमिर रजा लखीमपुर खीरी से, राजन साहू संवाददाता कानपुर से इस वक्त हमारे साथ है। आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सबसे पहले सीधे अमित, जब आप सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, जिस दौरान महाराष्ट्र की खबर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने देश को हिला दिया, इतने मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिसे कह सकते हैं कई परिवारों का रो रो के बुरा हाल राज, और उन सब के बीच सफदरजंग अस्पताल में आग लगना, आप सबसे पहले अमित इसको किस तरह से देखते हो? जब आपने जाके वहां पर देखा तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखी अमित, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, पहली बार की घटना नहीं है। आज का जो प्रकरण है, खासतौर पे एक बच्चे 18 मिनट पे आग लगी, और वो आग कहा जा रहा है कि नर्सेज का जो चेंजिंग रूम है वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि हॉस्पिटल में सैनिटाइजर अमूमन होता है और कोरोना काल के दौरान हॉस्पिटल्स में ज्यादा मात्रा में सैनिटाइजर जो है जमा होता है। तो ऐसे में जो जैसे ही आग लगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और 5 मिनट के अंदर ही फायर की तमाम गाड़ियां आ गई और जल्द ही आग पे काबू पा लिया गया। पहली घटना हम इसलिए नहीं बोल रहे, इससे पहले 16 सितंबर को भी आग लगी थी, जबकि जो कचरे की जगह है, खासतौर पर जहाँ कचरा रिसाइकिल किया जाता है सफदरजंग हॉस्पिटल का, उस जगह पे ये आग लगी थी। और उसके बाद आनंद फानन में तुरंत बिल्डिंग को खाली करवाया गया। और ये जो हम खड़े, ये सफदरजंग का गेट नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरे देश की बात करें तो बर्न यूनिट, जो जले हुए लोग होते हैं, बर्न पीपल होते हैं, उनका सबसे बेहतर इलाज इंडिया में इसी जगह पे है। यानी सबसे अच्छी बर्न यूनिट देश की सफदरजंग हॉस्पिटल में है। और उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल खुद आग का शिकार हो रहा है। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर की अगर बात करें तो कई ऐसी जगह है जहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन अमूमन जो आग देखने को मिलती है, जैसा मैंने कहा कि जहां कचरा रिसाइकिल किया जा रहा था पिछले साल, वहां पे आग देखने को मिली। उसके बाद पूरी हॉस्पिटल में धुआं भर गया, जिसकी वजह से एहतियातन, क्योंकि धुएं में पता नहीं चलता कि आग कहाँ पे लगी है, एहतियातन जो है हॉस्पिटल के कई वार्ड को खाली कराया गया। हमारे अगर लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो इसके पीछे ही 4th फ्लोर है। हालांकि अंदर परमिशन नहीं है लाइव देने की, इस वजह से मैं गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ। अदरवाइज अंदर हमारे जस्ट पीछे जो है ओपीडी के ऊपर 4th फ्लोर है, जहां आग की ये घटना है और जिस तरह से आग पे काबू पाया गया। और कितना नुकसान हुआ इस बात का अभी तक आकलन नहीं हुआ। हालांकि आर्थिक सर्वे कितना हुआ इस बात की भी जांच चल रही है। माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज की आग जाती है तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कि आग की घटना देख के हॉस्पिटल की छतों से कूदते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पे जो खास तौर पे इस तरह की चीजें जो सामने दिखाई पड़ती है बहुत ही चिंताजनक होती है। और यही वजह जहां पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे अगर हम बात करें तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल है। और दूसरे अगर हम एक और एंगल में बात करें तो दिल्ली का जो नक्शा है, उस नक्शे की बात करें तो दोनों हॉस्पिटल जो है वो आमने सामने नजर आते हैं। सफदरजंग के अगर हम दूसरी साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरी साइड में बात करेंगे तो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स नजर आता है। और दोनों हॉस्पिटल जो है यहाँ पे आमने सामने, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, स्वास्थ्य विभाग के सबसे खास हॉस्पिटल है, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, इसलिए तमाम जगह पे बहुत। अमित मैं आपके पास आऊंगा, कुछ दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुद्धि सिंह चमोली से इस बीच एक दर्शक है। बुद्धि सिंह जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप? बुद्धि सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपनी बात को जल्दी से रखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। अपने आसपास के अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं आप देखते हैं, खासकर आग बुझाने को लेकर, या किस तरह के इंतज़ाम हैं उनको लेकर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। अमित अपनी बात को मुकम्मल करें और इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों को क्या कुछ कहना है इसके बारे में भी बताएं, जब आपने उनसे सवाल किया होगा।
देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि चूंकि हॉस्पिटल जो इंतजाम है, खासतौर पर फायर को लेकर अगर इंतजामों की बात करें, तमाम वीआईपी और वीवीआईपी के ट्रीटमेंट यही होते हैं। हमारे सामने जो सब एम्स की बिल्डिंग है, अमित शाह खुद गृह मंत्री है, उनका इलाज यही हुआ था। इंदिरा गांधी की बात करें, तमाम ऐसे बड़े नेता, तमाम वीवीआईपी जो है ज्यादातर यहीं पे एडमिट होते हैं। तो ऐसे में पुख्ता इंतजाम है, लेकिन किस बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट है, किस बिल्डिंग में कैसे इंतजाम है, ये देखना होता है। और अमूमन जो आग हॉस्पिटल में लगती है, उसका रीजन जो है सबसे बड़ा शॉर्ट सर्किट ही बताया जाता है। और उसके बाद में, हालांकि देश की राजधानी में कई तरह के जरूर कंट्रोल है, लेकिन तमाम अन्य जगहों पे हॉस्पिटल है, दिल्ली में भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहां पे इस तरह के बेहतरीन इंतजाम नहीं है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स के अलग अलग पार्ट में बिल्डिंग होती है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के इंतजाम देखने को मिलते हैं। जी, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंतज़ाम देखने को मिलते हैं, लेकिन सफदरजंग अस्पताल में भी आपको बता दें, आग लगती है, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, किसी का तातोनी खबर नहीं है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ आमिर रज़ा है। आमिर रज़ा, आपने जो सरकारी अस्पताल हैं लखीमपुर खीरी में या उसके आसपास, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था देखी, आग को बुझाने के को लेकर किस तरह के वहाँ पे इंतज़ाम देखे हैं, इसके बारे में आमिर बताएं। जी आरिश, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में जब के न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया तो तमाम अव्यवस्थाएं निकलकर सामने आई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब जिला चिकित्सालय में ही फायर के सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आया। जब हम लोग महिला हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पर जो फायर के इंस्ट्रूमेंट लगाए भी गए थे नाम मात्र, वो एक्सपायर हो चुके थे। 2.5 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट वहां पर लगे थे जिनको देखने वाला तक नहीं था कोई। और जिस तरीके से बच्चों के वार्ड में दुर्घटना हुई, 10 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद भी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जहां का कोई मामला होता है, कोशिश प्रशासन की वो ये होती है कि उस जगह पर जाकर कम से कम अपनी व्यवस्थाओं को चेक कर ले। लेकिन घटना के कई दिन बाद जब के न्यूज़ वहां पर पहुंचा तब भी वहां कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी गई। यहाँ देखिए, अगर चिल्ड्रंस वार्ड की बात करें या महिला मैटर्निटी जो रूम होता है जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है बच्चों के साथ में, वहाँ का हमने भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला अस्पताल में जरूर देखा, यहाँ पर जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जो यहाँ पर कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि किस तरीके से उनको अगर कोई इस तरीके की दुर्घटना होती है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी स्थिति, सबसे खराब स्थिति अगर कही जा सकती है तो प्राइवेट नर्सिंग होमों की है। प्राइवेट नर्सिंग होम अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में स्वास्थ्य महकमे की शय पर हर जगह कुकरमुत्ते की तरह आप कह सकते हैं, गली गली पे एक नर्सिंग होम खुला आपको मिलेगा जहां पर सिर्फ एक रूम मिलेगा, वहां पर बेड लगे होंगे, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपको हम बता दें कि लखीमपुर की अगर बात करें तो इन प्राइवेट नर्सिंग होमों में सुबह से शाम तक ऑपरेशन होते हैं। प्राइवेट डॉक्टर बाहर से जाकर, जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी जाकर यहाँ पर सेवाएं देते हैं पैसे की दम पर। यही वजह है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होमों का जो एक जाल है, मकड़ जाल, वो लखीमपुर में फैला हुआ है। और अगर इस संवेदनहीनता का आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि फायर के लोगों से वहाँ पे एनओसी भी नहीं लेते हैं और उसका लाइसेंस तक दे देते हैं स्वास्थ्य महकमा। तो ये स्थिति है। सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है उसको बारे में तो आमिर रज़ा ने बताया, लेकिन प्राइवेट नर्सिंगों पे एक नई बात निकल कर आई जो कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए हैं, जिनको कैसे एनओसी दे दी जाती है उसके बारे में। राजन साहू, आपने कानपुर में जब सरकारी अस्पतालों में रियलिटी चेक किया तो आपने क्या तस्वीर देखी, इसके बारे में बताएं। राजन साहू, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है। कि देखिए, हम आपको बता दें कि ये कानपुर का हरी कंपनी पुल है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बारूद के ढेर पे ये पुल आपको दिख रहा होगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सैकड़ों दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा यहाँ पर बराबर है। गैस वेल्डिंग के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर अवैध रूप से कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए कल रात पे एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सिलेंडर में आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर के 2 टुकड़े हुए। दो सिलेंडर जो थे वो यहाँ पर फटे। इसके बाद कहीं ना कहीं रात का समय था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों लोग इस बड़ी कंपनी पुल पे आते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि अभी हमने कुछ दुकानदारों से भी बात करी है, तो उन दुकानदारों का भी कहना है कि यहाँ पर हम लोग की जान काफी खतरे में। आइए हम कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे। कि ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अनुराग जी, ये बताइए कि ये जो मरी कंपनी पुल के नीचे आपकी दुकान है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? जिस तरीके से अवैध रूप से
यहाँ पर गैस वेल्डिंग का काम होता है। कल एक हादसा भी हुआ है, इसमें कई लोग घायल भी होते बचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस तरह से यहाँ पर अपना रात में हुआ ये हादसा 11:30 बजे का जी। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? कल कोई नहीं हुआ है, क्योंकि ये रात का हादसा था, पूरी मार्केट। अगर ये दिन में हादसा होता तो आपको किस तरह का वो होता? इनके हादसे में तो कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना है, कुछ भी भारी दुर्घटना भी हो सकती थी। राजन साहू, क्या अस्पताल के बारे में, जैसा कि आप बता रहे राजन साहू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पिछले कुछ सालों पहले ही 2 आर्मी के जवान निकल रहे थे तो एक आग लगी हुई थी, उनको देखा और जब वो वहां पर बुझाने का प्रयास किया तो उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, बताते हैं कि किस बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज त्रिवेदी। किस चीज की आपकी दुकान है यहाँ पर? मेरी ये हेलमेट शॉप है। ये मरी कंपनी जो पुल के नीचे आपकी जो शॉप है, तो क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरीके से एक बड़ा हादसा उससे बचा है? सामान्य दुर्घटना थी, लेकिन आग बुझाने वालों ने बड़ी सराहनीय ढंग से, बड़ी तत्परता के साथ आग बुझा दी और कंट्रोल कर लिया, और कोई भी जनहानि या माल की हानि नहीं। अगर बात कीजिए तो कितनी दुकानें यहाँ पर होंगी इस तरीके की अवैध गैस वेल्डिंग की दुकानें यहाँ पर आपको नजर आती हैं? नहीं, बाजार है, अब अवैध गैस की वेल्डिंग के तो नहीं कहा। राजन साहू, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये जो जगह बड़ी कंपनी आप बता रहे हैं जहां पर खुलेआम गैस वेल्डिंग होती है, राजन साहू, क्या इसके आसपास या कितने मीटर या कितने पास में कोई अस्पताल बना हुआ है? और मेरा सवाल ये भी था राजन साहू कि जो अस्पताल है कानपुर के सरकारी अस्पताल, वहाँ पर आपने किस तरह की व्यवस्था देखनी है अग्निशमन को लेकर कि अगर भगवान ना करे वहाँ पर आग लग जाती है तो कैसे उस आग पर काबू पाया जा सकता है? उसके लिए क्या कुछ इंतजाम देखे आपने? मैं चाहूँगा इसके बारे में राजन साहू बताएं। तो ठीक है, राजन साहू तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत का खेल सिस्टम फेल, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने आपको रियलिटी चेक की तस्वीरें दिखाई उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, जहां पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर आग बुझाने को लेकर जो यंत्र होते हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था है,
कहीं पर वो यंत्र ख़राब पड़े हुए हैं, कहीं पर वो यंत्र है ही नहीं। अगर अचानक कहीं आग, भगवान ना करे, महाराज जैसी लगती है, तो आप सोचिए कि कितनी भयावह तस्वीर निकल कर आएगी। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ताज़ा मामला, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने बताया, सफदरजंग अस्पताल में आग लगी। फिलहाल उस आग पर काबू पा लिया गया है। राजन साहू कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, आप मरी कंपनी पे हैं, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, खुले में गैस वेल्डिंग होती है, बहुत कम दूरी पर जो है वहाँ पर एक अस्पताल भी बना हुआ है। ये कितना ख़तरनाक है कि खुलेआम हम देखते हैं वहाँ पर गैस वेल्डिंग होती है, अगर कोई हादसा होता है तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? राजन साहू, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, हम आपको बता दें कि कानपुर के जो फायर ब्रिगेड अधिकारी हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से ढीला रवैया है। बात की जाए तो कहीं भी इन लोगों की मिलीभगत से गैस अवैध वेल्डिंग का, जिससे वेल्डिंग की जाती है गैस का, वो है। और बात की जाए, बगल में हॉस्पिटल बना हुआ है, और हॉस्पिटल का जब हमने यहाँ पर जाकर मौके पर मुआयना किया तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सिलेंडर जो लगे हुए हैं वो 2 साल पुराने हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। और उर्सला जिला चिकित्सा अस्पताल है उर्सला, वहाँ भी जब हम गए, वहाँ पर भी हमने देखा तो वहाँ पर भी कोई आग अगर लगती है तो उसका कोई भी बुझाने का कोई भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिला है कानपुर से। तो ये स्थिति है कानपुर में। अमित, एक तस्वीर जो आमिर रजा ने बताई, सरकारी अस्पतालों के हालत तो बद से बदतर है ही, लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है जो प्राइवेट अस्पताल कुकुरमुत्ते की जगह हर जगह उग रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और मानकों पे खरे नहीं उतरते। क्या वहाँ पे किस तरह के इंतज़ाम आपको देखने को मिले, और ख़ासकर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अमित। देश की राजधानी की बात करें या एनसीआर की बात करें, तो तमाम जो छोटे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे अगर फायर के नाम पे चीजें करें तो फिर ना के बराबर देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ फायर को लेके कोई इंतजाम है ही नहीं। 1-2 छोटे सिलेंडर जो है वो दिखावे के लिए रख रखे हैं, उनमें गैस खत्म हो रखी है, थोड़ी बहुत गैस होगी, प्रॉपर जो है उन्हें रीचेक भी नहीं किया गया। कि अगर हम दिल्ली के छोटे हॉस्पिटल की बात करें तो लगभग 70% हॉस्पिटल इसी एंगल में आपको मिलेंगे, जहां की अगर इमरजेंसी हालात हो तो लोग जो है बाकायदा उतर भी नहीं सकते नीचे। इस तरह की लिफ्ट या जो सीढ़ियों की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी आपको नजर नहीं आएगी। इस तरह के कई हॉस्पिटल दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे हैं। हालांकि कागजी कार्रवाई के लिए उन्हें वैध कहा जा सकता है, अगर आप चेक करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा हॉस्पिटल वैध है, लेकिन कोई भी मानक, अगर मानक की बात की जाए तो मानक में सारे हॉस्पिटल आपको फिसड्डी दिखेंगे, चाहे वो फायर की बात करें, चाहे बिल्डिंग एंगल की बात करें, चाहे नक्शे की बात करें, तो कई सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को धक्का बता रही है। हालांकि देश की राजधानी है, कई इंतजाम जो है वो यहाँ पे काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हर कोई यहाँ पे रहता है। और खास तौर पे जो वीआईपी जोन है वहाँ एनडीएमसी का इलाका है, एमसीडी के एनडीएमसी का इलाका है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो ऐसे में इंतजाम और अच्छे होते हैं। इसमें अगर कहीं पे फायर की सूचना आती है तो दमकल की गाड़ियां जो है ऐसी जगह मौके पे जल्दी पहुंचती हैं और आग पे काबू पा लिया जाता है। कई बार हमने देखा कि हॉस्पिटल या अन्य जगह जो आग लगती है, अगर सही समय पे सूचना मिलती है तो उस पर कंट्रोल होता है, और खास करके जान का नुकसान तो कम से कम नहीं होता, माल का नुकसान भले ही थोड़ा बहुत हो या कुछ ज्यादा हो। इस तरह की घटनाएं कई बार देखने मिलती है। लेकिन कई ऐसे इलाके, अगर आप दिल्ली के भी ग्रामीण इलाकों की बात करोगे जहां इस तरह छोटे छोटे हॉस्पिटल और गलियों के अंदर हॉस्पिटल है, अगर फायर की गाड़ी भी वहां घुसना चाहे तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और ऐसे में छोटी छोटी एम्बुलेंस जो है वो मरीजों को हॉस्पिटल में लेके आती है। तो जाहिर तौर पे ये लोग सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे, व्यापार चला रहे, आम आदमी की सुरक्षा, मरीजों की सुरक्षा से कोई सरोकार नजर नहीं आता। कई बार जो है जो सर्वे रिपोर्ट होती है दिल्ली सरकार को दी जाती है, केंद्र सरकार को दी जाती है, एमसीडी को दी जाती है कि किस तरह की अनियमितताएं है। कुछ दिन तक शोर होता है, फिर बाकी सबकी सब चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि ये लोग भी जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, वो लोग भी अपने आप में जमे हुए हैं। उन्हें पता है कहाँ से डीलिंग करनी है, कहाँ से चीजों को मैनेज करना है, और कुछ दिन शोर के बाद चीजों को मैनेज कर लिया जाता है। जहां तक सफदरजंग की आग की बात अगर हम करें तो सफदरजंग के, क्योंकि बहुत पुराना हॉस्पिटल है, सफदरजंग और एम्स दोनों जगह
व्यवस्थाएं अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। पूरे देश भर से लाखों की संख्या में डेली यहाँ पेशेंट आते हैं, कई इंतजाम किए गए, लेकिन हॉस्पिटल का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें एसी बॉयलर भी है, जहाँ से एसी जो है बिल्डिंग के लिए एसी सुविधा दी जाती है। कचरे का जो कचरा जो रिसेल होता है उसके लिए भी अलग इंतजाम है। तमाम तरह के अलग अलग प्लांट बनाए गए हैं। अमूमन जो आग देखने को मिलती है वो इस तरह के प्लांट्स में यहाँ देखने को मिलती है। और यह जो आज की घटना जिसकी मैं बात कर रहा था कि चेंजिंग रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और ऐसे में जब हॉस्पिटल में आग लगती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोगों की समझ में नहीं आता कि कहाँ पे जाया जाए। आज की आग भी 4थी मंजिल थी, और ऐसे में 4 मंजिल से लोगों के अंदर दहशत आ जाती है, एकदम उनका आना जाना। अगर हॉस्पिटल के माहौल को ठीक ना किया जाए तो जो मरीज इलाज कराने आते हैं वो उससे ज्यादा घायल अवस्था में दिखे। इसीलिए तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलग अलग सेक्टर्स में बिल्डिंग बनी हुई है, अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं, और ऐसे में हर एक के लिए अलग इंतजाम किए गए। कुछ चीजें जरूर है जो पुरानी हो गई है, लेकिन समय समय पर उन्हें रीचेक किया जा रहा है, कहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। हर एक के मानक एम्स और सफदरजंग दोनों में अलग अलग तरह के बनाए गए हैं, क्योंकि देश की राजधानी में चीजें जो है वो चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, चीजें एक्टिव रहती है। और यही वजह जब भी आग की कोई सूचना मिलती है तो फायर की तमाम गाड़ियां आती है और जल्द से जल्द आग पे काबू पा लिया जाता है। जी अमित, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन क्या जैसा कि हमने जिम्मेदारी उठाई महाराष्ट्र की खबर के बाद और सफदरजंग की खबर के बाद, हमने रियलिटी चेक किया, आप लोगों ने जो है हॉस्पिटल के अंदर जाके व्यवस्थाओं को देखा, अग्निशमन के इंतज़ामों को देखा, तमाम हमारे संवाददाता हर जगह पहुँचे जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई। क्या सरकार की तरफ से कोई टीम, कोई नुमाइंदा कभी कोई रियलिटी चेक करता है, कभी कोई प्राइवेट अस्पतालों में जाके देखता है या सरकारी में कि वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम हैं, क्या इस तरह का प्रोग्राम, किस तरह का अभियान कभी सुनने में, कभी ऐसा कुछ आता है अमित? देखिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो ये जो चेकिंग अभियान है ये कागजों पे है। जिसकी मैं बात कर रहा था कि चेकिंग अभियान कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कोई नहीं जानता। हर हॉस्पिटल के पास अपने मानक जो है वो कंप्लीट है, उन्हें कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जब किसी भी तरह का हादसा होता है तब इस तरह के सवाल उठते हैं, तब कहा जाता है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं थे, फायर के इंतजाम यहाँ पे नहीं थे, बिल्डिंग का नक्शा सही नहीं था, उसे किसने पास किया। फिर हर तरह की जांच होती है और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे पे तमाम प्रशासन के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक इस तरह की स्थिति नहीं दिखती है, सारे लोग जो है वो अपनी जगह पे बने रहते हैं, कोई कहीं पे किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है और लोग जो है वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार के कई हॉस्पिटल, चाहे LNJP की बात करें, चाहे अन्य हॉस्पिटल की बात करें, और अमूमन जो बड़े हॉस्पिटल है वो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, चाहे वो सफदरजंग हॉस्पिटल जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, या हमारे सामने जो एम्स का हॉस्पिटल, या RML यानी राम मनोहर लोहिया की बात करें, तो इस तरह के जो बड़े हॉस्पिटल है वो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। और केंद्र सरकार न सिर्फ उनका रखरखाव करती है बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पे ही उन्हें चलना होता है। और यही वजह है क्योंकि देश के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में इनकी गिनती होती है, तो जो मेन बिल्डिंग से मेन VVIP एरियाज है खासतौर पे, वहां पे आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखेंगे। और खासतौर पे स्वच्छ भारत अभियान का भी असर इन हॉस्पिटल्स दिखता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे और खास करके अगर हम ABC कैटेगरी में करें तो बात करें तो फिर वहां पे D, C और B कैटेगरी के जो हॉस्पिटल है उनमें इस तरह के इंतजाम जो है दिखावा मात्र नजर आते हैं। लेकिन चाहे केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, कोई भी इस पे जद्दोजहद नहीं करना चाहता। और जब कोई घटना होती है, जब कोई चीज होती है तो तमाम चीजें जो है वो सामने निकल के आती हैं। जी तो अमित ने साफ तौर पे बताया कि सरकारी अस्पतालों की हालात तो आप समझ ही रहे हैं, केंद्र के अधीन आते हैं तो लिहाजा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी सफदरजंग अस्पताल में जो है वो आग लगी है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं धड़ल्ले से, और ये बहुत बड़ी तादाद है, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो। आमिर रजा, आपने सरकारी अस्पतालों का जब दौरा किया, वहाँ पे अग्निशमन यंत्रों को देखा, व्यवस्थाओं को देखा, खामियों को देखा, तो इसको लेकर जब जिम्मेदारों से सवाल किए तो वहाँ से क्या जवाब मिला आमिर?
यारिश, हम आपको बता दें, जब इसमें जिम्मेदारों से बात किए तो बहुत, जब मीडिया के सामने वो अपनी बात कह रहे थे तो झूठ बोलते नजर आ रहे थे। जब उनसे कैमरा ऑफ करने के बाद जब उनसे बात हुई कि आपने इस तरीके से गलत सवाल का गलत जवाब दिया, तो कह रहे हैं कि जो हमने आपको बताया ये इंतजाम हम पूरे कर लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स जो जिम्मेदार हैं उनकी संवेदनहीनता का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अभी आपने एक बात कही, क्या यहाँ पर जिम्मेदार चाहे वो राजनीतिक लोग हों, सांसद हो या प्रभारी मंत्री हो, तो ये लोग भी देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोई फिल्म का शूट होता है तो उससे पहले स्टूडियो तैयार किया जाता है, तमाम व्यवस्थाएं सही की जाती है, बिल्कुल वही नज़ारा दिखाई देता है। चाहे जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल का नज़ारा देखना हो या किसी क्षेत्रीय हॉस्पिटल का नज़ारा देखना हो, जब कोई प्रभारी मंत्री या सांसद या जिलाधिकारी खुद आते हैं तो उस दिन आपको वहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आती है। पूरी चादर जो है वो बदली हुई दिखाई देंगी। वहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है तो ऐसा लगेगा किसी प्राइवेट नर्सिंग होम से कम नहीं है। लेकिन उनके जाते ही जो तस्वीर है वो ओरिजिनल हो जाती है, जो रियल तस्वीर है उनके यहाँ से जाने के बाद तुरंत वही स्थित हो जाती है। यही वजह है कि जब प्रभारी मंत्री या उन लोगों से इस तरीके की बात की जाती है कि हॉस्पिटल की स्थितियां ठीक नहीं है। हम आपको बता दें कि हम लखीमपुर जिला हॉस्पिटल में खड़े हैं और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर हार्ट का कोई भी एक जो डिपार्टमेंट होता है वो पूरा डिपार्टमेंट नहीं है। ये पिछले 12 साल की स्थिति है और लगातार चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या यहाँ के जो पत्रकार हो, यहाँ की मीडिया हो, लगातार जो यहाँ पर प्रभारी मंत्री आते हैं या जिलाधिकारी या जो भी जिम्मेदार शासन के लोग आते हैं उनसे मांग करते हैं कि हृदय रोग से रिलेटेड यहाँ पर जो डिपार्टमेंट था वो खत्म है, यहाँ पर डॉक्टर तैनात नहीं है। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। लगातार जो आता है वो कहता है कि हम यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को चालू कर देंगे, लेकिन हम आप यहाँ पर बात चूंकि फायर की कर रहे हैं तो फायर का जो रियल हमने आपको रियलिटी दिखाई यहाँ पर कि हॉस्पिटल में जो फायर के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। आमिर रोकना चाहेंगे इस बीच, आपको एक तस्वीर इस वक्त आ रही है क्योंकि आज मकर संक्रांति है और लिहाजा अमित शाह पतंगबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पतंगबाजी करते हुए, और क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति देश में मनाई जा रही है, जिसके मद्देनज़र अमित शाह अपने चाहने वालों के साथ इस वक्त पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंगबाजी का लुत्फ़ ले रहे हैं। और बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बच्चे उन्हें गिफ्ट भी दे रहे हैं। और थोड़ी देर पहले उन्होंने पतंगबाजी करी है। सड़कों पर हम देख रहे हैं कि हर जगह खिचड़ी खिलाई जा रही है। मकर संक्रांति त्यौहार हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है, जिसको इस वक्त अमित शाह भी बना रहे हैं। लेकिन इस बीच एक तस्वीर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आमिर रज़ा हमें बता रहे हैं, जिसके बारे में अमित दुबे बता रहे हैं, राजन साहू बता रहे हैं। जो तस्वीर बड़ी है, जो तस्वीर आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो तस्वीर मासूमों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उस तस्वीर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अग्निशमन यंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल जो कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, उनको किस तरह से एनओसी दी जा रही है, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में किस तरह से लोगों को, मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर अस्पताल एक ही जैसा है, हर डॉक्टर एक ही जैसा नहीं है। बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ अच्छे अस्पताल भी हैं, लेकिन तादाद जो है वो कम है। आमिर रज़ा अपनी बात को पूरा करें। जब यहाँ पर आते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। और अभी आपने बात की प्राइवेट नर्सिंग होम की, तो हम आपको बता दें कि लखीमपुर के अंदर जो प्राइवेट नर्सिंग होम का जो एक पूरा मकड़ जाल फैला है, उसके कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य महकमे की है। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि कहीं पर अगर किसी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, अगर कोई अव्यवस्थाएं होती है तो सीधा जिम्मेदार जिलाधिकारी को भी माना जाएगा। यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, जिलाधिकारी
जिलाधिकारी होते हैं और स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी सीएमओ होते हैं, उनकी तीनों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहां बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस मामले से पूरी तरीके से नजरें फेरे हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो हम लखीमपुर की बात करें तो लगभग 2 साल से यहाँ पर जो सीएमओ मौजूद हैं, उनकी अगर कार्यशैली पर बात करें तो लगातार जब से वो आए हैं तब से विवादों में रहे हैं। और उनके विवादों का अंदाजा इसी बात से लगा दीजिए कि जब किसी नर्सिंग होम के बगैर लाइसेंस होने के, बगैर लाइसेंस संचालित होने की बात होती है तो उन नर्सिंग होम का बाकायदा संरक्षण करते दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि इनका लाइसेंस प्रोसीडिंग में है, बहुत जल्द लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए इनकी कार्यशैली का कि जो नर्सिंग होम अभी लाइसेंस नहीं मिला है, उस नर्सिंग होम अगर संचालित है, उस पर संरक्षण देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि नोटों का बड़ा खेल खेला जा रहा है। और यही वजह है कि जो नर्सिंग होम है बेलगाम होकर, निरंकुश होकर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर जिले में कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो प्राइवेट नर्सिंग होम के अनाड़ी डॉक्टरों के हाथों, क्योंकि एक डॉक्टर 4 नर्सिंग होम की जिम्मेदारी संभाले हुए, इनके पैसे की हवस के चलते, इनके धन के लालच के चलते कोई ना कोई मौत का शिकार ना होता हो। लेकिन यही राजनीतिक लोग, यही स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी है, उनका संरक्षण देते हुए उनको संरक्षित करते दिखाई देते हैं। अगर बात जिलाधिकारी की जाए तो जिलाधिकारी से जब ऑफ कैमरा बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सीएमओ की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिले के चाहे जिलाधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक हो, इनकी भी लायबिलिटी पूरी बनती है। तो ऐसे में सवाल जरूर इनकी कार्यशैली पर खड़ा होता है। तो साफ तौर पे जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की, लेकिन किस तरह से ये अधिकारी काम कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप अस्पतालों को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। अमित, इस वक्त आप सफदरजंग के बाहर हैं, दूसरी तरफ आपने बताया एम्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जब आप राजधानी दिल्ली से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, गांव की तरफ रुख करते हैं, आउटर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो प्राथमिक अस्पताल हैं उनकी क्या तस्वीर अमित आप देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एनसीआर की ही बात कर ले तो एनसीआर में तमाम ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं जहां फायर को लेके इंतजाम नहीं है। भले हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं ये उस पर बात नहीं की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर फायर को लेके वहां पे चीजें की जाए तो दिखावे के रूप में चीजें रखी है। कुछ सिलेंडर जो है वो वहां पे रखे हुए हैं, जो फायर के प्रॉपर इंतजाम होते हैं, टैंक बनाना होता है, पाइपलाइन होती है, किस तरह से वहां पे रिसोर्सेज डेवलप किए जाते हैं कि अगर बाई चांस घटना हो जाती है तो बाहरी चीजें भी नियंत्रित कर सके, और हॉस्पिटल के अंदर भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उस तरह के इंतजाम नहीं दिखते। तमाम जो छोटे हॉस्पिटल बात करें, बड़े हॉस्पिटल बात करें, अब जो है हॉस्पिटलों की लाइन हो गई है, क्योंकि तमाम लोग जो है व्यवसाय, हॉस्पिटल जो है वो बड़े व्यवसाय के रूप में देश में स्थापित हो चुका है। तो ऐसे में जो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, भले वो खुद हॉस्पिटल में 1 घंटे बैठ रहा हो, लेकिन उसका अपना हॉस्पिटल होगा और वहां तमाम तरह की चीजें जो है वो वहां पे दिखाई देंगी। लेकिन जो तमाम मानक है, उन मानकों को अगर वो पूरा नहीं करते तो वो सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति होती है, और यही वजह है कि फायर के इंतजाम नहीं दिखते। दूसरी बड़ी चीज कि कई ऐसे हॉस्पिटल थे जो काफी पुराने हो चुके, जो इंतजाम किए गए थे वो ओल्ड हो चुके हैं और उन्हें ऐसे में रिन्यू नहीं किया गया। यानी अगर जो सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी है तो उसमें गैस नहीं भरी गई है, जो पाइपलाइन पड़ी थी अगर उसमें जंग लग गई है, पाइप फट गए तो उन्हें दोबारा रिन्यूअल नहीं किया गया है। तो इस तरह की कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें या तमाम अन्य जगह की बात करें। जहां तक कि अगर जो खासतौर पे बड़े हॉस्पिटल है, सरकारी और बड़े हॉस्पिटल, उनमें जो इंतजाम है जिनकी मैं लगातार बात कर रहा था, क्योंकि उनके जो इंतजाम है वो प्रॉपर वे में मेन बिल्डिंग्स में दिखेंगे। अगर हम यूपी के तमाम जिलों की बात करें, तमाम मेडिकल संस्थानों की बात करें, तो वहां भी फायर के लिए बाहरी जो फायर की गाड़ियां आती है उनके जरिए ही आग बुझाई जा सकती है। हॉस्पिटल के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं है कि अगर हॉस्पिटल में आग लगती है और थोड़ी सी भी बड़े पैमाने में आग लगती है तो हॉस्पिटल उस पर कंट्रोल कर सके। और जो इंतजाम दिए भी गए हैं वो कुछ मेन बिल्डिंग, जिसकी मैं बिल्डिंग की जो मैं बात करता हूं, क्योंकि तमाम हॉस्पिटल्स को अगर आप नजर डालेंगे, नक्शे के हिसाब से नजर डालेंगे तो बिल्डिंग के कई पार्ट बनाए जाते हैं और पार्ट वाइज व्यवस्था होती है। किसी में A+ ग्रेड की व्यवस्था होती है, किसी में A ग्रेड की होती है और किसी में B ग्रेड की होती है। तो ऐसे में हॉस्पिटल ने भी अपने अपने मानक तय कर रखे हैं कि कहाँ उन्हें उचित व्यवस्था चाहिए और कहाँ उन्हें सिर्फ दिखावे की व्यवस्था चाहिए।
ज्यादातर जगह आपको जो है वो इस तरह की दिखावे वाली व्यवस्था नजर आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन जो है, जो हॉस्पिटल मालिक है, वो फायर के नाम पे, फायर सुरक्षा के नाम पे पैसे नहीं खर्च करना चाहता। जी, तो ये स्थिति है। पैसा कमाना तो सब कोई चाहता है, लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहता इंतज़ामों पे। आमिर रज़ा, लोगों से आपकी बात हुई होगी जो प्राथमिक अस्पताल में आते हैं, वो किस तरह की दुश्वारियां झेलते हैं, वो किस तरह की समस्याएं बताते हैं, मैं चाहूँगा इसके बारे में भी एक बार बताएं। जी, हम आपको बता दें, अगर जिला चिकित्सालयों के बात की जाए तो जिला चिकित्सालयों की स्थिति यह है कि यहाँ पर आपको सुबह से और दोपहर 2 बजे तक व्यवस्थाएं दिखेंगी, क्योंकि उस वक्त तक प्रशासनिक अधिकारियों का और यहाँ पर सीएमएस जो होते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन अगर इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर जो मरीज हैं, जो रूम्स बने हैं, वहाँ पर सीमित होकर रह जाते हैं। एक एक बेड के ऊपर यहाँ पर आपको बता दें, अगर 16 बेड का कोई रूम है तो वहाँ पर 20 मरीज हैं। आपको ज़मीन पे भी मरीज दिखाई देंगे। अगर उनसे बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो सुबह एक बार आते हैं जब यहाँ ओपीडी से पहले, उसके बाद शाम को एक बार आते हैं। इसके अलावा जो पूरा दिन उनको देख रेख है, तो यहाँ पर प्राइवेट लड़के उन लोगों ने, डॉक्टर ने अपने बना के रखे हैं जो वही देख रेख करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे की जो दिन की जिम्मेदारी है, बीच की जिम्मेदारी है, वो अनाड़ियों के हाथों में होती है। यहाँ पर तस्वीर दिखाई देती है। यही वजह है कि जब किसी मरीज के हालात बिगड़ते हैं तो उसे इमरजेंसी में तत्काल लाया जाता है। उसके बाद या तो उसका रेफर बनाया जाता है या फिर उसको घुट कर मरने के लिए, तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि जिला अस्पताल में जो मरने वालों की संख्या है वो अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट नर्सिंग होम की बात करें तो प्राइवेट नर्सिंग होम ने तो पूरा जिस तरीके से अमित अभी बता रहे थे कि व्यवसाय का, उद्योग का रूप एक स्वास्थ्य महकमा और हॉस्पिटल का व्यवसाय बनकर रह गया है। हम आपको बता दें, अमित जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर कोई MBBS प्लेन भी होता है तो अपना नर्सिंग होम खोल लेता है, लेकिन लखीमपुर की आपको हम तस्वीर बताएं तो यहाँ पर सिर्फ पैसे वाला होना हॉस्पिटल खोलने के लिए ज़रूरी है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास स्वास्थ्य की कोई डिग्री भी है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लखीमपुर में 10 ऐसे हॉस्पिटल दिखा दें जिनका संचालन जो धनज्ञ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो करते हैं। और प्राइवेट तरीके से जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स हैं वो उनको बाई कॉल बुला लेते हैं और जब कोई पेशेंट आता है तो दिखा देते हैं। इसके अलावा जो और भी जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, एक अस्पताल उनका अपना संचालित है। इसके अलावा जो जहाँ पर वो बाई कॉल, जहाँ पर उनको कॉल किया जाता है तो चले जाते हैं। पैसे का जो पूरा खेल है, जो व्यवसायीकरण जो कि जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे का किया जा रहा है, इसमें आला अधिकारियों की जिम्मेदारी उनकी शय पर किया जा रहा है। ये खतरनाक खेल आने वाले कल में साबित हो सकता है। तो आने वाले कल में ये खेल साबित हो सकता है। और ये खेल, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से चला आ रहा है। ये खेल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ पैसा कमाना है। एक तरफ मासूम मर रहे हैं, महाराष्ट्र की खबर हो या इससे पहले के तमाम ऐसे कांड रहे हैं जिसमें कई बार लोगों की जानें गई हैं, कई मासूमों की मौत गई है, लेकिन ये सिस्टम है कि बदलने का नाम नहीं लेता। एक तरफ राजधानी दिल्ली से अमित एक तस्वीर बता रहे हैं, एक तरफ आमिर रज़ा लखीमपुर खीरी से तस्वीर बता रहे हैं। दोनों ही जगह एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आती है, वो व्यवस्था, वो पैसा कमाना, जिसकी भूख इस तरह से लोगों के सर पर हावी है कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अमित, बड़े बड़े अस्पतालों में चाहूँगा इसके बारे में बताएं कि लोगों से आपकी बात हुई, वो वहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहते हैं, चाहे वो सफदरजंग अस्पताल हो या और कोई दिल्ली का अस्पताल, बड़ा अस्पताल, वहाँ पर ही बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं को लोग क्या कह रहे हैं, आपकी उनसे बात हुई कि उसके बारे में अमित बताएं। देखिए, लोग जो है वो बड़े हॉस्पिटल को ही प्राथमिकता देते हैं। और दूसरी बड़ी चीज है कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं, खासतौर पे जो ऑपरेशनल है, जिनमें ऑपरेशन की जरूरत होती है या कोई भी ट्रांसप्लांट करना होता है, तो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल में ही सुविधाएं मुहैया होती है और छोटे हॉस्पिटल में इस तरह की चीजें नहीं होती है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम लोग जो है वो बड़े हॉस्पिटल की तरफ ही रुख करते हैं। दिल्ली में हम बात करें, अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो RML, AIIMS या सफदरजंग, जिसके बाद मैं खड़ा हूँ, इन हॉस्पिटल का हम छोड़ दे तो इसके अलावा भी कई सारे हॉस्पिटल है। चाहे हम अपोलो की बात करें, गंगाराम की बात करें, मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, तो तमाम ऐसी जगह है जहां पे अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग वार्ड दिए गए और सुविधाएं जो है, हालांकि पैसे, भले ही लोग कहें कि पैसे ज्यादा जाते हैं, लेकिन सुविधाएं जो है वो उसके मानक
उनका क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया के साथ उनके मानक तय है। और ऐसे में यही बड़ी वजह है कि तमाम लोग बड़े हॉस्पिटल की तरफ प्रेफर करते हैं, लेकिन आम गरीब इंसान जो है वो इन हॉस्पिटल की तरफ मूव नहीं कर सकता। उसे अपने काम को निकालना है, अपनी जो भी बीमारी उसे दूर करनी है और कम से कम पैसे के अंदर दूर करनी है, उसके सामने चुनौती होती है। इसलिए वो इस तरह के छोटे हॉस्पिटल शिकार हो जाता है, चाहे वो इलाज के नाम पे शिकार हो, चाहे वो फायर के नाम पे, जहाँ पे इंतजाम नहीं है। ये सिर्फ फायर की बात नहीं कर रहे, अन्य तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो भी वहां पे नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो नॉर्मली सही बात अमित आपने कही कि इंतजाम नहीं होते हैं। आमिर भी बता रहे हैं कि एनओसी बहुत आसानी से दे दी जाती है प्राइवेट अस्पताल। ये पूरा एक नेक्सस सिस्टम काम कर रहा है, जो नई बात नहीं है, ये हमेशा से काम कर रहा है। फिलहाल अमित बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजन साहब आपका शुक्रिया, आमिर रज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है, मासूम मर जाएंगे फिर भी लोग, जो ये सिस्टम जो है वो बदलेगा नहीं, ये सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। यही बहुत बड़ी वजह है कि हमने कोशिश करी कि रियलिटी चेक किया जाए, एक तस्वीर आपके सामने रखी जाए, जिसको आपने बखूबी देखा कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश से तक राजधानी दिल्ली तक एक नेक्सस, एक सिस्टम काम कर रहा है जो बदलने वाला नहीं है। ये कैसे बदलेगा, इसके लिए हमको रियलिटी चेक नहीं करना पड़ेगा, प्रशासन को, सरकारों को रियलिटी चेक करना पड़ेगा, ज़मीन पे जाके देखना पड़ेगा, शायद फिर ये तस्वीर बदल जाए। सुबह बोलेगा मित्ताई, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।